भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1857 के विद्रोह के बाद ताज के शासन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पारित होने वाले अधिनियमों की चर्चा करेंगे, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके और ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश संसद के अंतर्गत भारत के शासन को कर दिया गया और 1858 के अधिनियम से लेकर और भारत की आज़ादी तक अर्थात 1945 तक के सभी अधिनियमों की चर्चा इसमें करेंगे। और ताज के शासन के अंतर्गत 1858 से और 1947 तक के अधिनियमों को माना जाता है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यह प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन सही होगा वीर सावरकर ने। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है और 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और इसके जो गवर्नर थे और क्षेत्र था और राजस्व संबंधी जो भी शक्तियां थी, वो सभी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को या ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की यह बात समझ में आ गई थी कि भारत का शासन एक कंपनी के सहारे छोड़ना उचित नहीं है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके और भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम और इसी अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। जब प्रश्न आएगा कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसे कहा जाता है, तो वहाँ पे सही उत्तर होगा कि 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं। पहली विशेषता थी कि इसके तहत भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था और जो गवर्नर जनरल जिसे कहा जाता था, वो पद अब भारत के वायसराय के रूप में जाना जाने लगा और इस प्रकार भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। अब भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ में होगा, इस बात के प्रस्ताव को नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में इस घोषणा पत्र को पढ़ा, जिसमें भारत की महारानी विक्टोरिया को बनाया गया और यह शासन भारत के संविधान के लागू होने तक
महारानी विक्टोरिया का शासन भारत में चलता रहा था। यहाँ वायसराय का मतलब था कि ब्रिटिश महारानी की आवाज़, क्योंकि ब्रिटिश महारानी लंदन में रहती थी और इनका प्रतिनिधि भारत में होता था वायसराय। यानी भारत में जो भी घटनाएं होती थी इन सब को महारानी को बताने की जिम्मेदारी इसी वायसराय की होती थी, और यह वायसराय कहीं ना कहीं इसी महारानी के प्रति भी उत्तरदायी होता था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड की जिसकी स्थापना 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी, इस व्यवस्था को या इस वैध शासन की प्रणाली को 1858 के भारत शासन के अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक राज्य सचिव या इसी के अन्य नाम थे भारत मंत्री, एक और नाम इसी का था भारत सचिव। ये सभी एक ही व्यक्ति होता था, बस नाम अलग अलग होते थे। एक राज्य सचिव या भारत सचिव का पद का सृजन किया गया और यह भारत सचिव भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण शक्ति इसी के हाथ में होती थी, और यह सचिव जो बनता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, और यह सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, और यह परिषद एक सलाहकारी परिषद हुआ करती थी, और परिषद का अध्यक्ष जो बनता था वो भारत सचिव को बनाया गया था। भारत सचिव की परिषद में जितने भी सदस्य होते थे इनके लिए एक योग्यता बनाई गई थी कि कहीं ना कहीं ये सदस्य 10 वर्ष तक भारत में सेवा का कार्य कर चुके हैं, और भारत सचिव की परिषद में उन्हीं व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाता था। क्योंकि भारत सचिव ब्रिटेन में बैठता था, ब्रिटेन का एक मंत्री होता था, और यह 15 सदस्यों के माध्यम से भारत के शासन को देखता था, और ये 15 सदस्य भारत सचिव को भारत के शासन के बारे में जानकारी देते थे, और यह भारत सचिव इन 15 सदस्यों के द्वारा दी गई जानकारी को ब्रिटेन की संसद तक पहुंचाता था, क्योंकि ब्रिटिश की संसद का एक मंत्री होता था भारत सचिव। क्योंकि हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, और 1853 के चार्टर अधिनियम में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके परिषद के 2 भाग कर दिए गए, एक का नाम विधायिका कहा गया और दूसरे को कहा गया कार्यपालिका, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत सचिव की परिषद का एक जो गठन किया गया था वो एक निगमित निकाय थी, और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार होता था, और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। जिस प्रकार वर्तमान में हम जानते हैं कि सरकार के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर सकते थे, उसी तरह भारत सचिव के परिषद के खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता था। इस भारत सचिव की परिषद में जो 15 सदस्य होते थे इन्हें हटाने का अधिकार भारत सचिव को नहीं था, बल्कि केवल और केवल भारत ये ब्रिटिश संसद ही इन्हें हटा सकती थी। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य
प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इंग्लैंड से ही पूरा कंट्रोल होता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान और किया गया था कि जो भारत में वायसराय होते थे, वायसराय को भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। यानी जो भारत के वायसराय थे वो भारत सचिव के आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे, और जो गवर्नर जनरल होते थे कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, और गवर्नर जनरल का पद नाम चिन्ह करके वायसराय कर दिया गया था। और ये वायसराय जो होते थे ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, अर्थात वायसराय को भारत सचिव के अधीन कर दिया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा और भी सुधार किए गए थे, लेकिन हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 1857 के बाद कुछ महत्वपूर्ण सुधार और हुए थे। और जैसे सेना में पुनर्गठन किया गया, सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, बड़ी बड़ी जो महत्वपूर्ण जगह थी जैसे तोपखाना आदि, इन सभी में ब्रिटिश सैनिकों को रखा गया। भारतीय सैनिकों पर अब ब्रिटिश सरकार को कोई विश्वास नहीं रहा। भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सुधार थे, इन सबको बंद कर दिया गया। इसके बाद भारत में बांटो और राज करो की नीति को अपनाया गया, और भारतीय राजाओं को इस बात का आश्वासन दिया गया कि उनके राज्य क्षेत्र को नहीं हड़पा जाएगा एवं उनका सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1858 के भारत शासन के अधिनियम के अंतर्गत किए गए थे। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1861। 1857 के विद्रोह के बाद अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत में शासन करना है तो भारतीयों का सहयोग उसमें लेना आवश्यक है, और इसलिए वायसराय ने अपनी परिषद में भारतीयों को भी मनोनीत करना प्रारंभ कर देता है, और हालांकि इन भारतीय सदस्यों को ना के बराबर शक्तियां प्राप्त होती थी। भारतीयों का सहयोग लेने की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने भारत में 3 नए अधिनियम पारित किए थे, जिसमें 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। हालांकि भारतीय प्रतिनिधियों को केवल नाम मात्र की ही शक्तियां होती थी, यानी कहीं ना कहीं उत्तरदायी शासन प्रारंभ किया। जो भारतीय सदस्यों को इस परिषद में या कानून बनाने वाली संस्था में शामिल किया जाता था, उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में जाना जाता था। यानी जो भी गैर सरकारी सदस्य होते थे, इसका मतलब होता था कि ये सभी मंत्री भारतीय होते थे। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, जिसमें बनारस के राजा
दूसरे पटियाला के महाराजा और तीसरा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की दूसरी विशेषता है कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और इस केंद्रीयकरण के माध्यम से जो 3 प्रेसिडेंसी होती थी, बम्बई, मद्रास और तीसरी प्रेसिडेंसी थी बंगाल, और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और बंगाल प्रेसिडेंस का इन तीनों में अलग अलग गवर्नर होते थे और बंगाल के जो गवर्नर होते थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अर्थात बंगाल को यहाँ पे शक्तिशाली किया गया और बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की शक्तियों को यहाँ पे कम किया गया था। और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इन तीनों की शक्तियों को शून्य किया गया और बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और 1833 के अधिनियम के द्वारा ये अंग्रेजों की केंद्रीयकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी, संपूर्ण हो गई थी। अब 1861 के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात शक्तियों का बंटवारा यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है और यह प्रक्रिया विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो 1861 के अधिनियम से प्रारंभ होती है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम में कंप्लीट हो जाती है और यहीं पे प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्तता दे दी जाती है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही विधायी विकास की नीति के कारण 1935 के अधिनियम में जो प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्त किया गया था उसे 1935 में लागू कर दिया गया था। अगला प्रावधान है बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ था। क्योंकि राज्य की विधानमंडल में एक सदन होता था विधान सभा और दूसरा सदन अर्थात विधान परिषद भी बना दिया गया। और जिस प्रकार हम लोग वर्तमान में जानते हैं कि राज्य विधानमंडल जो बनता है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत उसमें एक सदन होता है विधान सभा, दूसरा सदन होता है विधान परिषद और तीसरा होता है इसका हिस्सा राज्यपाल। इन तीनों से मिलके बनता है राज्य विधान मंडल अनुच्छेद 168 के तहत वर्तमान में। लेकिन ये जो दूसरा सदन है विधान परिषद इसका जो गठन किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किया गया था। तो बंगाल में विधान परिषद बनता है 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद बनता है 1866 में और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ था 1897 में। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में जो पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की गई थी उसे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मान्यता मिल गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम जिसे
मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहा जाता है। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली के अलावा इसे विभागीय प्रणाली भी कहा जाता है, जिसे हम लोग मंत्रियों के विभाग के नाम से जानते हैं, जैसे रक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, और इन सब के प्रमुख होते हैं मंत्री। वित्त विभाग के प्रमुख वित्त मंत्री, रक्षा विभाग के प्रमुख रक्षा मंत्री। तो इस प्रकार जो वर्तमान में मंत्रालय है ना, ये मंत्रालय या विभाग का गठन हुआ था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसी अधिनियम के अंतर्गत हम जानते हैं कि एक मंत्री को एक से अधिक मंत्रालय भी दिए जा सकते थे, और यह प्रावधान भी 1861 के भारत परिषद के अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। अर्थात इसके अंतर्गत ये भी कहा गया कि वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। अर्थात एक मंत्री को एक से अधिक मंत्रालय इसे दिए जा सकते थे। इस अधिनियम की 5वीं विशेषता है कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की सहायता से एक अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, और इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जब संसद सत्र में नहीं है और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून बनाना है, तो बिना संसद की सहमति के भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इस अध्यादेश का जो कानून है वो संसद द्वारा निर्मित कानून के बराबर ही शक्तियां होगी। और 213 के तहत राज्य में राज्यपाल को यही शक्तियां दी गई हैं, और इसी प्रकार की शक्ति आपातकाल में इमरजेंसी में 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को प्रदान की गई थी कि आपातकालीन परिस्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात अपनी जो उनका मंत्रिमंडल होता था उसकी सहमति के बिना भी कानून बनाया जा सकता था, लेकिन इसकी अवधि केवल 6 महीने की होती थी। 1861 के भारत परिषद के अधिनियम के अंतर्गत ही जो 3 प्रेसिडेंसी थी, उन तीनों प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी 1861 के अधिनियम के द्वारा ही बम्बई में एक हाई कोर्ट, फिर एक मद्रास में हाई कोर्ट और एक बंगाल में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी तीनों प्रेसिडेंसियों में एक हाई कोर्ट बनने थे 1861 के अधिनियम के अंतर्गत, और इनकी स्थापना हो गई थी 1862 में। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे यह है कि वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की सहायता से भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब भारत का संविधान बना और लागू हुआ, तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के अधिकार दिए गए थे, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित थे राष्ट्रपति के लिए। लेकिन वायसराय को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दी गई। ये थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाई गई, और गैर सरकारी सदस्यों से यहाँ मतलब होता था जो भारतीय होते थे और जिनकी मनोनयन वायसराय के द्वारा किया जाता था। इन भारतीयों को ही गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था, जबकि बहुमत देखें तो सरकारी सदस्यों का होता था।
जो ब्रिटेन के होते थे सदस्य, अंग्रेज होते थे, उनका बहुमत था। भारतीयों को तो केवल नाम मात्र की शक्तियां दी गई थी। यहाँ पे भारतीयों की संख्या क्यों बढ़ाई गई, तो इसका उत्तर है कि चूंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्था थी वो भारत को आज़ाद करवाने वाली एक संस्था थी और इसने कांग्रेस ने मांग की थी कि परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी और गैर सरकारी सदस्यों से मतलब था भारतीयों से था और इनकी नियुक्ति वायसराय द्वारा की जाती थी। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो विधान परिषद हैं और विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर और उनके बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, जिसका मतलब था कि अब भारतीय बजट पे बहस किया जा सकता था। और बजट में हम लोग जानते हैं कि बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, चर्चा होती है, वाद विवाद होते हैं और प्रश्नकाल में जो मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे अधिकार 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किए गए थे। लेकिन जो पूरक प्रश्न होते हैं वो पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, अर्थात एक प्रश्न पूछा गया, उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न है या कोई डाउट है तो फिर उसे पूछने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया था। ये पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार फिर 1909 के भारत परिषद अधिनियम में प्राप्त होंगे। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया था। गैर सरकारी सदस्यों से मतलब होता था भारतीयों से। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी गवर्नर जो होते थे राज्यों के, जिसे हम वर्तमान में राज्यपाल होते थे, ये यहाँ पे नियुक्ति कर सकते थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया था। हालांकि इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन आप भारत में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है और जो सुधार 1861 के अधिनियम से प्रारंभ होता है वो 1861 में हुआ था, 1892 में और 1909 में। तो भारत शासन परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसमें मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। इन दो लोगों के नाम पे 1909 के भारत परिषद अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ा था। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहले नंबर पे इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के
आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 60। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं होती थी, अर्थात अलग अलग राज्यों में इनकी संख्या अलग अलग होती थी। अर्थात हम लोग 1853 के अधिनियम में पढ़े थे कि एक 6 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था, जो दूसरा सदन होता था केंद्रीय विधान परिषद, और जो लोकसभा के समान होता था, जिसे हम लोग लोकसभा कह सकते थे। 1853 में इनकी संख्या 6 थी, फिर 6 से बढ़ के संख्या हुई 16 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इसकी संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई थी। चूँकि 1853 में केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ, जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता था, जबकि दूसरा सदन होता है राज्यसभा, भारतीय संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा, और इसका गठन हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 1909 के भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। यानी कि केंद्रीय परिषद होता था, वहाँ पे तो सरकार यानी जो अंग्रेज मंत्री होते थे उनका बहुमत माना जाता था, लेकिन प्रांतों में कहीं ना कहीं गैर सरकारी सदस्यों को भी थोड़ा अधिकार मिला था और इनके बहुमत से ही निर्णय लिए जाते थे। तीसरी विशेषता थी, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, और जो हम लोग पढ़े थे कि 1892 के अधिनियम के द्वारा भारतीय मंत्रियों को पहली बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया था, और उसमें कहीं ना कहीं अभी अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। वो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पे 1909 के भारत परिषद अधिनियम में दिया गया था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीयों को शामिल किया गया, अर्थात उनकी मंत्रियों की लिस्ट में पहली बार किसी भारतीय को मंत्री बनाया गया। जो गैर सरकारी, अभी तक गैर सरकारी सदस्य बनाए जाते थे, और मंत्री बनाने का यहाँ पे मतलब था कि सरकारी सदस्य बनाया जाना। और एक व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें मंत्री बनाया गया था, और ये विधि मंत्री बने थे, कानून मंत्री, और शॉर्टकट में इन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एसपी सिन्हा भी कहा जाता है। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले मंत्री बनने वाले व्यक्ति या पहले सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे एसपी सिन्हा, एकमात्र व्यक्ति थे अभी तक, जिसके लिए यह अधिनियम बदनाम है। वह है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए, और कहीं न कहीं यह प्रावधान अंततः भारत विभाजन का कारण बनता है। और पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत मुस्लिम ही सदस्य लोग जो होते थे वो चुनाव में खड़े होते थे, और मुस्लिम लोग ही मतदाता होते थे, अर्थात कैंडिडेट भी मुस्लिम ही होंगे और मतदाता भी मुस्लिम ही होंगे। कहीं न कहीं यहाँ पे अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया, और हिंदू और मुस्लिम भाइयों को एक दूसरे से
लड़ाई करवाने और मतभेद करवाने का कार्य किया था। और यही प्रावधान 1947 में अंततः भारत विभाजन का कारण बनता है। पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और जो इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई थी, और इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जनक भारत में लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, जो उस समय तत्कालिक रूप से भारत के वायसराय था। यहीं पे लॉर्ड मिंटो ने जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने जो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले थे, उनको एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भी अत्यंत जहरीला होगा। और चूंकि हमने पढ़ा था कि 1858 के सुधार के द्वारा जो भारत के वायसराय थे, वायसराय को कहीं न कहीं भारत सचिव के अंतर्गत उत्तरदायी कर दिया गया था, और इसने अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पे भारत मंत्री को पत्र लिख के भेज करके बताया था। और अगला प्रावधान था, इसने प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था।